क्या उम्मीद करूं कि 10th वाली एनसीईआरटी पढ़ी है आपने? निधि, सब कुछ ठीक है? क्या पक्का? पक्का? हाँ, तो क्या बाहर में दोनों झगड़ा ही कर रही थी क्या? लग तो रहा था गप कर रही थी। मतलब पेट की बात नहीं होती है, महिलाएं पेट की बात जो बतियाती हैं नहीं तो बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर नेशनलिज्म को आप समझना चाहते प्रॉपरली तो नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर जो है उसको अनिवार्यतः पढ़ें। मैं स्ट्रक्चर आपको दे देता हूँ, फिर जिस मसले पर मुझे चर्चा करनी है शुरू के 5 पेज का स्ट्रक्चर दूंगा टॉपिक का, क्योंकि मुझे लग रहा है इसकी ज़रूरत है, दैट इज नीडेड। जब तक आप थोड़ा सा पढ़ने का तरीका नहीं बदलेंगे ना, और पहली बार पढ़ना जो है ज़्यादा मुश्किल होता है, समझे? क्या हुआ? पहली बार पढ़ना जो है ज़्यादा मुश्किल होता है। और मेरी एक बात ध्यान रखिए, एक पेज पर कितना समय देते हैं पढ़ने में? निधि, मतलब ये तो तुमको ये भी नहीं कह सकता कि देखन में छोटन लगे घाव करेगा मुझे, समझे? तो अगर एक पेज को पढ़ने में 5 मिनट लगता है ना, तो आप 20 बार भी पढ़ेंगे तो वो आपकी समझ में नहीं आएगा। बड़े क्लियर शब्दों में मैं कहता हूं, थोड़ा सा आज एक पढ़ने का तरीका बतलाता हूं, ठीक है? हाउ टू रीड। हवाबाजी नहीं, हवाबाजी समझती हो ना? हाँ, जिस स्कूल में अभी हो, नहीं नहीं, प्रिंसिपल हम नहीं रहे हैं लेकिन देखो, तुम्हारे सॉफ्टवेयर और मेरे सॉफ्टवेयर में अंतर है, ठीक है? जैसे मोबाइल में जाकर देखो, सॉफ्टवेयर बार बार अपडेट मांगता है ना, नहीं? तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है इसमें इनबिल्ट सिस्टम है कि वो अपडेट अपने आप, उसके लिए अपडेट बटन जो है क्लिक नहीं करना होता या टच नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। और कैसे अपडेट होता रहता है? तो मेरी तीसरी आंख हमेशा आप पर होती है, हमेशा, समझे? और वो जो तीसरी आंख आप पर होती है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, क्या करते हुए दिखना चाहते, वो उसको रीड नहीं करती। क्या करते हुए आप नहीं दिखना चाहते हैं, वो उसको नोटिस में लेती है हमेशा, ठीक है? मतलब आप लोगों ने तो, मतलब मुझे नहीं लगता कि किताबें पढ़ते हैं आप लोग। पीटी की तैयारी के बाद छोड़ दे, मेंस की भी बात नहीं करता। हम लोग प्री के लिए केवल और केवल ऑप्शनल सेक्शन में 40 से 45 किताबें पढ़ते थे। पानी पी लो, पानी पी लो, नहीं पचेगा। 40 से 45 किताबें केवल ऑप्शनल के लिए,
और उंगली पर अभी भी गिना सकता हूं, और केवल गिना नहीं सकता, अगर कुछ खर्च बर्च करें और परेशानी उठाने के लिए तैयार रहें उसकी कॉस्टिंग, तो मैं आपको हर बुक निकाल के दिखा सकता हूं अभी भी। यद्यपि ये थोड़ा सा पेनफुल है, क्योंकि हिस्ट्री के सारी किताबों को मैंने जो है कार्टून में बंद करके पैक कर दिया है, समझे? ये सोच के कि एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन, पढ़िए। तो उस आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास का नाम सुना है ना? तो कालिदास के मामा हैं मातुल। तो उस आषाढ़ का एक दिन नाटक में मातुल कहता है, क्योंकि कालिदास के पास राजकवि बनने का प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव को कालिदास रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। और मातुल जो है लोभी और महत्वाकांक्षी। तो जब मातुल को पता चलता है कि उसके भगने ने राजकवि के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, तो मातुल बहुत नाराज होता है और वो घोषणा करता है कि मैं समस्त ग्राम प्रांत के सामने इस बात की घोषणा करता हूं कि कालिदास नाम के इस जीव के साथ मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, ठीक है। जैसे कई बार पिताजी घोषणा करते हैं, लालू जी के परिवार ने तेज प्रताप के बारे में घोषणा की, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार मैंने भी एक घोषणा की कि ये जो इतिहास है इसके साथ मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, और इसलिए सारी पुस्तकों को पैक करके रख दिया। लेकिन मेरी हालत भी अटल जी वाली हो गई। अटल जी अक्सर कहा करते थे, मैं तो राजनीति कब का छोड़ चुका, लेकिन ये राजनीति है जो मुझे नहीं छोड़ रही है। नहीं तो इतिहास मैं कब का छोड़ चुका हूं, लेकिन ये इतिहास है जो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। मतलब रियल सेंस में मैं कह रहा हूं, बार बार घूम फिर के किसी न किसी बहाने इतिहास लौटकर वापस मेरे पास आ जा रहा है, समझे। और इसको दूसरे शब्दों में कहें तो आदमी सब कुछ भूल सकता है, अपने पहले प्यार को नहीं भूल सकता। वो पहले प्यार की कसक टीस जो है ना, वो अंतिम सांस तक बनी रहती है। तो इतिहास के साथ मेरा रिश्ता जो है ना, कुछ ऐसा ही है, पहला प्यार वाला रिश्ता है। तो मैं जो चीज़ कह रहा था कि स्टैंडर्ड जो हम लोगों का स्पीड था, मैं बहुत फास्ट रीडर नहीं रहा हूँ, लेकिन स्टैंडर्ड जो स्पीड था आप लोगों की उम्र में जब था, तो 10 से 12 पेज पर आवर का, एक घंटे में जो है 10 से 12 पेज। और वो जो 10 से 12 पेज का स्पीड था, नॉर्मली बड़े साइज वाली बुक ने, कोई भी जो साइज की बुक होती है, आप एक पेज इमेजिन कर लें, बड़े साइज की बुक तो वो मुझे लगता है वो 2 पेज एक में आएगी। तो एक घंटे में 10 से 12 पेज करते थे, और वो भी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। पहली बार जब पढ़ रहे होते बुक को, तो वहां पर केवल एक पर्पस होता, और वह पर्पस था कि आइडेंटिफाई हम करें कि इसमें से कौन कौन से फैक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जहां इसको बंद कर दो, चलिए, जहां से प्रश्न उठा करके पूछे जा सकते हैं पीटी में, ठीक है। लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं वो समझने के लिए पढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, अभी मैं बतला दूं, आधे घंटे में मतलब 5 पेज पढ़ा है,
मैंने जो चैप्टर में रेफर कर रहा हूं, और बेसिकली अगर आप देखें तो वो 5 पेज नहीं है, आधे घंटे में मुश्किल से वो कुल मटेरियल 2 पेज का मटेरियल है, हाफ एन आवर में, जबकि मल्टीपल टाइम मैं पढ़ चुका हूं, स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, तो पढ़ना और रीडिंग देना, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड स्टडीइंग। ठीक है, स्टडी में केवल हम रीडिंग नहीं देते, कंप्रीहेंड करते चलते हैं, और जब तक कंप्रीहेंड नहीं करते हैं आप उसको पिक नहीं करते, साथ लेके नहीं चल सकते। एक बात। दूसरी बात जो मैं यहां पर कहना चाहूंगा, इस चीज को समझिए, इसको समझने की जरूरत है। वह यह है कि देखिए होता क्या है, आप लोग जो पढ़ाई करते हैं ना, जब पहली बार पढ़ रहे होते तब जितना समय किसी चैप्टर पर देते हैं, दूसरी बार भी पढ़ रहे होते तो लगभग उतना ही समय देते, और तीसरी बार भी जब पढ़ रहे होते तो उतना ही समय देते। नहीं, अब आप गौर कीजिए, आपने समय बचाया या समय बर्बाद किया? अगर पहली बार पढ़ने में 1 घंटे का समय किसी चीज को लगता है, तो दूसरी बार पढ़ने में 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, और चौथे 5वें रिवीजन तक आते आते वो 5 मिनट में होना चाहिए, बिलो विदिन 5 मिनट्स वो पूरा होना चाहिए। ऐसा होता है? बतलाइए क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन यह है कि आपके पढ़ने का तरीका गलत है। जस्ट मिनट, 1 मिनट का समय। कई बार उसको भी जो है ना, ठीक है, ओवर बॉइलिंग की जरूरत पड़ती है। जब जंग यहाँ लगने लगता है तो ओवर बॉइलिंग करेंगे तो स्मूथनेस आता है इसकी फंक्शनिंग में, और इसके ओवर बॉइलिंग के लिए हम लोगों जैसे लोगों की ज़रूरत होती है, समझे, जो हथौड़ा से ठोक ठाक के जंग छुड़ाता है दिमाग का। तो मैं जो बात कर रहा था, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जाए, और ये एक ऐसी चीज है जो आप में से जो लोग भी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वे अगर सफल होते हैं तो सफल होने के लिए उनको जितना एफर्ट देना होगा उसके 25% एफर्ट पर वो इसके जरिए सफलता पा सकते हैं, 25% एफर्ट पर। तो हाउ टू रीड की जो बात कर रहा है, तो आप इस चीज को समझें। नहीं, स्ट्रक्चर समझें। कोई भी चैप्टर है, ठीक है,
जैसे चैप्टर क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। मैं पहले चैप्टर को ही पिक कर रहा हूं, इमर्जेंस ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर है। कितने पेज का चैप्टर है? कुल मिलाकर इसमें आपको 21 पेज है, ठीक है। ये चैप्टर जो है इसमें 21 पेजेज हैं। अब आप गौर कीजिएगा, इस चैप्टर को कई टॉपिक में डिवाइड किया गया है। Classification of chapters into topics. और एनसीईआरटी की बुक की एक खासियत क्या है, एनसीईआरटी की बुक जो है ना, वो आपसे इंटरैक्ट करती है। इंटरैक्ट करती है का मतलब क्या है? इंटरैक्ट करती है का मतलब आपसे बातें करती है, कुछ प्रश्न पहले उठाती है, कुछ प्रश्न वहां पर पहले उठाए जाते। और प्रश्न क्या उठाए जाते, वो बतलाती है कि इस चैप्टर में किन किन चीज़ों की चर्चा आपके साथ की जाएगी। नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि हम इन चीज़ों को डिस्कस इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। बी अलर्ट। नहीं, फिर क्या करती है, कुछ प्रश्न क्रिएट करती है, कुछ प्रश्नों को उठाती है। नहीं, क्यों? प्रश्न को उठा करके वो बतलाती है कि अब फर्दर इस प्रश्न के आंसर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बी अलर्ट। नहीं, और उन प्रश्नों को आंसर देते हुए वो लास्ट में क्या करती है, फिर उसको कंक्लूड करती है। कंक्लूजन में ये बतलाती है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं फाइनली। हर चैप्टर का यही अप्रोच होता या इससे इतर अप्रोच होता? तो अगर आप उन प्रश्नों को आइडेंटिफाई करें और फिर आप पढ़ने के क्रम में यह आइडेंटिफाई करें कि उन प्रश्नों के क्या उत्तर वहां पर दिए गए हैं, तो चीजें आपके लिए आसान होंगी या मुश्किल होंगी? आसान होंगी। जैसे एट फर्स्ट ग्लांस आप देखें, नहीं, इसको जो डिवाइड किया गया है कितने टॉपिक में, तो पहला टॉपिक है, और ये हर जगह तो मैं नहीं बताऊंगा ना, ये सिंपल है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ये पहला टॉपिक यहां पर है। नहीं, दूसरा है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में
राष्ट्रवाद का प्रसार, ठीक है। तीसरा है एज ऑफ रिवॉल्यूशन, इसका मतलब क्रांति का युग। एज ऑफ रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांति का युग। चौथा है मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, इटली और जर्मनी का निर्माण या उदय। और कंक्लूडिंग जो है विजुअलाइजिंग द नेशन, मतलब राष्ट्रवाद को विजुअलाइज करना। और छठा टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नहीं, अब बेसिकली यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करें, थोड़ी सी मेहनत करें मेरे साथ, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थिंग्स विल बी इजियर, समझे। क्योंकि इसकी कितनी जरूरत आपको होगी इसका आपको अंदाजा नहीं है, समझे। जैसे अगर आप जाकर के देखें, नेशनलिज्म का पूरा आइडिया जो है, नेशनलिज्म का जो पूरा आइडिया सेटअप होता है, आराम से इसके जरिए ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म को आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इसी से लगा हुआ अगला चैप्टर है, 2 चैप्टर जो पढ़ना चाहिए आपको। एक तो अनिवार्यता पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया को, नहीं वो तो वैसे भी आपके हिस्ट्री के टॉपिक का हिस्सा है, लेकिन नेशनलिज्म इन इंडो चाइना, इंडो चाइना में राष्ट्रवाद जो है यह आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है, यह आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर आप जाकर के देखें वो नहीं होगा उसमें, समझे। माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से वो हटाया जा चुका है, समझे। तो अगर आप जाकर के देखें तो अब यहां पर आइडिया मिल गया। अब एक टॉपिक को मैं पिक करूंगा और उसके स्ट्रक्चर को ब्रीफ करूंगा कि देखिए क्या क्या चीजें वहां पर हैं और कैसे आपको डी स्ट्रक्चर, क्योंकि हमेशा देखिए कोई भी चैप्टर जो है, कोई भी टॉपिक है, तो टॉपिक का क्लासिफिकेशन जो है डिफरेंट जो है सब टॉपिक में होगा, या चैप्टर का क्लासिफिकेशन डिफरेंट टॉपिक्स में होगा। टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक होंगे और सब टॉपिक के अंतर्गत जो है तो एक ट्री निर्मित होता हुआ आएगा ऊपर से नीचे तक। जैसे कभी भी वंशावली देखी है, हाँ, वंशावली जो तैयार होती है, तो ठीक उसी प्रकार हर चैप्टर का स्ट्रक्चर उस वंशावली की तरह होता है। उस स्ट्रक्चर को अगर आपने पकड़ लिया तो वो वंशावली आपके इसमें समाहित होगी।
वो वंशावली आपके दिमाग में समाहित होगी, और जब यहां पर वंशावली तैयार होगी तो रटने की जरूरत नहीं होगी, वो चीजें कंप्लीट आपकी होंगी। जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे, पूरी की पूरी वंशावली की, बाबा का नाम ये था, बाबा के इतने लड़के हुए, फलाने के ट्री से इतने, फलाने के ट्री से इतने, फिर उनके इतने बच्चे हुए, उनके इतने बच्चे हुए, उनके इतने बच्चे हुए, पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार है। अब बातें समझ में आई या नहीं? तो ये चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। अब मैं आता हूं, इस सेक्शन को उठाता हूं। नहीं, ठीक है। सबसे पहले देखें, इस चैप्टर के शुरू में नेशनलिज्म को विजुअलाइज करवाया गया है। ठीक है, शुरू में क्या है? पहली चीज, विजुअलाइजेशन ऑफ नेशनलिज्म। और विजुअलाइजेशन ऑफ नेशनलिज्म के क्रम में किस चीज की चर्चा है? नहीं, तो आप देखेंगे फ्रांसीसी कलाकार जो हैं, फ्रेडरिक सूरो, फ्रेडरिक सूरो के 4 चित्रों का विश्लेषण है। चार चित्रों का विश्लेषण यहां पर किया गया है। किसके कंटेक्स्ट में? नेशनलिज्म के कंटेक्स्ट में, राष्ट्रवाद के कंटेक्स्ट में। ठीक है, फ्रेडरिक सूरो के जो 4 प्रिंट हैं, ठीक है, उन 4 प्रिंटों को, क्योंकि बुक के चैप्टर के हेडिंग के नीचे आप देखेंगे सबसे पहले क्या है, इनके फिगर यहां पर दिए गए, और फिर इसको एनालाइज किया जा रहा है नेशनलिज्म के कंटेक्स्ट में। तो अब अगर यहां पर जाकर के देखें, नहीं, और देखेंगे बॉक्स में नए नए शब्द की चर्चा है। जैसे 2 शब्द की चर्चा है, एब्सोल्यूटिस्ट, निरंकुशवादी, अधिनायकवादी। तो एब्सोल्यूटिस्ट किसको कहेंगे उसकी चर्चा यहां पर है, और एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब जो है पहले क्या होता था और अब क्या होता है, इसकी वहां पर चर्चा है। ठीक उसी प्रकार एक शब्द है यूटोपियन। नहीं, यूटोपियन शब्द का अक्सर आप यूज सुनेंगे। यूटोपियन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं शब्द यूज करता कि बड़े रोमांटिक आप हैं, कहता हूं ना, तो रोमांटिक का मतलब क्या होता है? मतलब इसका मतलब सिंपल है, आप ऐसे आदमी हैं जो रियलिस्ट होने की बजाय आप यूटोपियन हैं। आपकी कल्पना की एक दुनिया है, नहीं,
वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन है, और अपने कल्पना की दुनिया में आप जो है विचरण करते रहते हैं, उसके बाहर से निकलना नहीं चाहते, रियल वर्ल्ड में आना नहीं चाहते। तो इसका मतलब आप कैसे आदमी हो गए? रोमांटिक आदमी हो गए, यूटोपियन आदमी हो गए। क्लियर? ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें तो यहां पर जिस चीज की चर्चा है, जो चीजें मेरे लिए महत्वपूर्ण लगती हैं, यहां पर दो बिंदुओं की चर्चा महत्वपूर्ण है इसके अंतर्गत। और वे दो बिंदु क्या हैं? तो एक जो यहां पर चर्चा की गई है कि राष्ट्रवाद ने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक परिदृश्य में किस प्रकार के बदलाव लाए। What changes were occurred due to emergence of nationalism in political and mental scenario of Europe? नहीं? तो यूरोप के राजनीतिक मानसिक परिदृश्य में परिवर्तन। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात यहां पर चर्चा की गई है, मतलब आइडेंटिफाई, बार बार मीनिंग सेंस की बात करता हूं ना, तो दूसरी बात यहां पर जो चर्चा की गई है वो क्या है? मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट में फर्क की चर्चा की गई है। डिफरेंसेज बिटवीन मॉडर्न स्टेट एंड नेशन स्टेट। ठीक है, अब है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। इसका अगर आप देखें, इसमें अभी इसने डिवाइड नहीं किया है, ये काम हमें खुद करना है। ठीक है, तो अगर इस काम को आप खुद करेंगे तो जो चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं वह क्या है? पहली चीज जो यहां पर दिखाई पड़ेगी वह है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 को राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति यहां माना गया है। नहीं, और इसमें बतलाया गया है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने किस प्रकार के बदलाव प्रस्तावित किए। नहीं, 1789 के पहले फ्रांस क्या था और 1789 के बाद फ्रांस क्या होता है, इसकी चर्चा आपको मिलेगी पहले पैराग्राफ में। नहीं, यहां पर एक और चीज ध्यान रखेंगे, इन दोनों के बीच में क्या देखेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है।
और ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में फ्रांसीसी चिंतक, दार्शनिक अर्नस्ट रेनान की चर्चा है। और अर्नेस्ट रेनान की जो यहाँ पर चर्चा मिलती है, तो उसमें बतलाया गया है कि अर्नस्ट रेनान जो है राष्ट्रवाद के बारे में क्या सोचते थे। ठीक है, उसको बारीकी से ब्रेक करके पढ़ने की जरूरत है। वहां पर जो महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो परसेप्शन है, ठीक है, कि नेशन और नेशनलिज्म के पीछे जो है वन लैंग्वेज, वन एथनिसिटी और वन रिलीजन का जो आइडिया होता है, वन टेरिटरी का जो आइडिया होता है, वन रेस का मतलब कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रेस, कॉमन रिलीजन, कॉमन टेरिटरी का जो आइडिया होता है, उन्होंने उस आइडिया को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, और उस आइडिया को रिजेक्ट करते हुए फिर उन्होंने बतलाया कि नेशन और नेशनलिज्म होता क्या है। वहां पर यह बात बतलाई गई। क्यों बतलाई गई? ताकि आप यह समझ सकें कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म क्यों कहा जाता है, और दूसरा फ्रेंच रिवॉल्यूशनरियों ने, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने राष्ट्रवाद को शेप अप करने में कैसे रोल प्ले किया है। क्लियर? तो अब दूसरा बिंदु यहां पर आप आएंगे, तो वह दूसरा बिंदु क्या है? नहीं, तो दूसरा बिंदु है, और यहां पर बात कर रहा हूं फ्रांसीसी राष्ट्रवाद। फ्रांसीसी राष्ट्रवाद को आकार प्रदान करने में, और कल आप सबकी बुक में चेक करूंगा क्या आपने किया है, बुक आपको लेकर के आना है। ठीक है, फ्रेंच नेशनलिज्म को आकार प्रदान करने में फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी की भूमिका, रोल ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी इन शेपिंग अप फ्रेंच नेशनलिज्म, रोल ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इन शेपिंग अप फ्रेंच नेशनलिज्म। तीसरा बिंदु, कई बार आप लोग ठेका लेते हैं ना अपने मित्रों को सुधारने का, नहीं ठेका लेते हैं। देखिए सबसे ज्यादा सिर हिला रही है प्रिया, सब तो अपने मित्रों को सुधारने का। वैसे ये काम प्रभावी तरीके से मौसम करती है, समझे? नहीं करती है मौसम। तो अगर आप जाकर के देखें तो ठीक, और हर आदमी करता है, मौसम को ये दोष क्यों दे? अरे तो हाँ कह दो ना। हमने निगेटिव सेंस में तो नहीं कहा। नहीं, इससे बढ़िया क्या हो सकता किसी भी आदमी के लिए जो अपने को सुधारने की भी जिम्मेवारी ले और औरों को भी सुधारने की जिम्मेवारी ले।
इससे बेहतर तो कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ, बस इस क्रम में बेपटरी ना हो गाड़ी, ठीक है। पटरी छोड़ करके पता चला गड्ढे और खेतों में ना दौड़ने लगे। तीसरी चीज, अब काम की बात पर फोकस कीजिए। तो जिस कंटेक्स्ट में मैंने रेफर किया, समझे, तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कहा कि हमारी जो है उनकी सोच ग्लोबल थी। अगर मैं कहूं फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी की ग्लोबल सोच, और इसी ग्लोबल सोच के तहत इन्होंने क्या कहा, नहीं, तो इसी ग्लोबल सोच के तहत फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ने जो कहा, नहीं, कि यूरोप के लोगों को मुक्ति दिलाना भी उनकी जिम्मेवारी है। नहीं, और अगर हमारी जिम्मेवारी है तो उस स्थिति में क्या होता, ये जिम्मेवारी किसके द्वारा ली जाती, फ्रांसीसी सैन्य अभियान। इस जिम्मेवारी के निर्वाह के लिए फ्रांसीसी सैन्य अभियान चलाए जाते। थोड़ा सा अब रुक करके समझिए इसको। यह सैन्य अभियान जो है फ्रांस के लिए जरूरी था, नहीं, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे जो ड्राइविंग आइडिया है लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी ड्राइविंग आइडिया है, मॉडर्न स्टेट की संकल्पना है, नहीं, एक जो है नेशनलिज्म का आइडिया है उसके पीछे। तो उससे खतरा होगा, किसको खतरा होगा? अगर नेपाल में क्रांति हो रही है, बांग्लादेश में अगर तख्ता पलट हो रहा है, नेपाल में तख्ता पलट हो रहा है, श्रीलंका में तख्ता पलट हो रहा है, मालदीव में तख्ता पलट हो रहा है, और पाकिस्तान में तख्ता पलट हो रहा है, म्यांमार में तख्ता पलट हो रहा है, तो इससे भारत में सबके कान खड़े होते हैं या नहीं कि कहीं संक्रामक प्रभाव जो है इसका असर भारत पर भी ना दिखे? नहीं, मुझे तो लगा था कल प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम जो संबोधन कर रहे हैं, शायद हो सकता है वो इसी खतरे की ओर इशारा करें, नहीं, लेकिन वहाँ मसला और अलग था कि कितना आपकी महंगाई कम की गई है, शायद यही मसला था ना, नहीं, कितने खुशहाल आप हैं। मेरे ख्याल से हमने फॉलो नहीं किया है, देखा नहीं है, लेकिन चलते चलते जो मेरी नज़र पड़ी, तो ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें फ्रांस में बदलाव आया, तब फ्रांस में बदलाव आते ही फ्रांस के जितने पड़ोसी यूरोपीय देश थे सारे चौकन्ने हो गए, नहीं, कि इस क्रांति का असर, इस बदलाव का असर उन पर भी ना पड़े, नहीं, उन संभावनाओं को टालने के लिए वो क्या करेंगे, फ्रांस में फोर्सेज ऑफ चेंज जो हैं, नहीं, उनको वे दबाना चाहेंगे, और फ्रांस के जो रिवॉल्यूशनरी हैं उनको सरवाइव करना है। तो अपने सर्वाइवल के लिए उनके लिए जरूरी क्या है? अपने सर्वाइवल के लिए उनके लिए जरूरी है कि वो फ्रांस के आसपास जितने पड़ोसी देश हैं वहां पर चेंज के जो फोर्सेज हैं उनको ताकत दें और उनसे ताकत ग्रहण करें। तभी तो वो
रिवॉल्यूशन तो हो गया, चेंज तो फ्रांस में हो गया, लेकिन अब उस चेंज को सस्टेन भी तो करना है, सरवाइव भी तो करना है। अब बातें समझ में आई? तो ये टकराहट जो है, ये कन्फ्लिक्ट जो है, किन लोगों के बीच होगा? जो स्टेटस कोइस्ट हैं और जो प्रो चेंजर हैं, उनके बीच कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। नहीं, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन के सेंटर में प्रो चेंजर होंगे, काउंटर रिवॉल्यूशन के चेंजर में रिवॉल्यूशन के बेनिफिट को या रिवॉल्यूशन के बदलावों को पलटने की कोशिश होगी, और उसके सेंटर में कौन होंगे? कंजर्वेटिव होंगे। अब बातें समझ में आई या नहीं? नहीं? तो अब क्या होता, इस चीज को समझिए। अब फ्रांस जो है वह फ्रांसीसी सैन्य अभियान शुरू होता है, समझे? और फ्रांसीसी सैन्य अभियान जो शुरू होता है, तो फ्रांस अब यूरोप का बाप बनने की भूमिका में है। नहीं, यूरोप का बाप बनने की भूमिका में है का क्या मतलब? कल अगर मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है नवीन का, एसडीएम बन गए, ठीक है, तो पता चला शादी की बात आएगी, तो नवीन के पिताजी क्या कहेंगे? नहीं कि पैदा किया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, और नवीन ही नहीं लीजिए, सब पर लागू होता है, समझे? तो इसलिए केवल उनकी तरफ मत देखिएगा। पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, अब शादी उसको वहीं करनी होगी जहां हम कहेंगे। नहीं, और नवीन ने कमिट कर दिया है कि सिलेक्शन हो जाने दो, शादी तुम्हीं से करूंगा। नहीं नहीं, तब वहां पर टसल होगा या नहीं? नहीं। तो ठीक उसी प्रकार जो है, जब यूरोपीय सेना वहां जाती है, फ्रांसीसी सेना जब यूरोप में इंटर करती है, तो आप देखेंगे जो फ्रेंच कंट्रोल्ड रीजन है, ठीक है, यूरोपियन रीजन्स अंडर फ्रांसीसी कंट्रोल, ठीक है, इसमें क्या किया जाता? नहीं, तो यहां पर अगर आप जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे कि प्रोग्रेसिव रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता। प्रोग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को इसका मतलब यह हुआ, नेपोलियन कोड जो है (1904) को लागू करना। ठीक है, और इसके जरिए क्या किया जाता है? इन सुधारों के जरिए नहीं, तो फ्रेंच कंट्रोल्ड यूरोपियन क्षेत्र जो हैं
वहां पर अपने लिए एक सपोर्ट ग्रुप को क्रिएट किया जाता, समर्थन आधार का निर्माण और विस्तार, एक सपोर्ट बेस को क्रिएट किया जाता है और सपोर्ट बेस को एक्सटेंड किया जाता है। ये सपोर्ट बेस क्या करेगा? सिंपैथेटिक किसके प्रति होगा? ये सपोर्ट बेस सिंपैथेटिक होगा नहीं फ्रांसीसियों के प्रति, फ्रांसीसी सुधारों के प्रति नहीं, नहीं। लेकिन यहीं पर अगली समस्या आती है, और अगली समस्या क्या आती है? नहीं, अब देखेंगे कुछ दिन के बाद मोहभंग की परिस्थितियां निर्मित होती हैं। किससे? फ्रांस और फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी से। और इस मोहभंग के कारण क्या होता? अगर आप जाकर के देखें तो इस मोहभंग के कारण क्या होता? आरंभिक उत्साह जो है कमजोर पड़ता है, और आरंभिक उत्साह जब कमजोर पड़ता है तब फ्रांसीसियों का क्या होता? विरोध शुरू होता है। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बातों को, ठीक है? जैसे अगर आप ध्यान दें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब भारत पर जापान का हमले की आशंका बढ़ती है, और आप देखेंगे भारत के साउदर्न ईस्टर्न इलाके पर जापान का हमला होता, जापानी सेना पहुंचती है, तब भारत के कौन से नेता थे जिन्होंने उसका स्वागत किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। स्वागत अगर सुभाष चंद्र बोस ने किया था तो क्या अपेक्षा थी सुभाष चंद्र बोस की? सुभाष चंद्र बोस को ऐसा लगा कि जापानीज जो आ रहे हैं वे भारत को आजाद करवाने के लिए आ रहे हैं, ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्ति दिलाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन सुभाष को गहरी निराशा हाथ लगती है जब वे देखते हैं कि अंडमान निकोबार पर जब जापानी हमला होता है तो जापानी सैनिकों के द्वारा वहां के आम नागरिकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता, उन पर जो अत्याचार किया जाता है, वो रूह कंपाने वाला दृश्य होता है। उस अत्याचार के बारे में सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, नहीं? और फिर आप देखेंगे वहां पर भारतीय जनता के द्वारा जापानी सेना का प्रतिरोध किया जाता है। अब बातें समझ में आई? तो कहने का तात्पर्य यह है, हमेशा इस बात को ध्यान रखें, कोई भी आउटसाइडर अगर इंटर कर रहा है तो बिना उसको टेस्ट किए उस पर भरोसा मत करें, ठीक है? हो सकता है उसका कोई हिडन एजेंडा हो, और उस हिडन एजेंडा का एहसास बहुत जल्दी किसको होता है? फ्रांस के द्वारा नियंत्रित उन यूरोपीय क्षेत्रों के लोगों को होता है जहां पर सुधार इंट्रोड्यूस किया गया। यहां पर अगर आप जाकर के देखें तो मोहभंग का कारण क्या है?
फ्रांसीसी दोहरापन, या इसको कह सकते हैं फ्रेंच ड्यूअलिज्म, फ्रांसीसी दोगलापन। और यह क्या है? तो बेसिकली आप देखेंगे इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी फ्रांसीसी समाज में जिन सुधारों की बात कर रहे हैं उन सुधारों की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप जाकर के देखें तो जो यूरोपीय क्षेत्र, फ्रेंच नियंत्रित यूरोपीय क्षेत्र के लोग हैं उनको पॉलिटिकल लिबर्टी नहीं है, उन्हें पॉलिटिकल लिबर्टी नहीं दिया जा रहा। यहां पर अगर आप जाकर के देखें तो यहां पर जो रिफॉर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, तो बर्डन ऑफ टैक्स जो है, करों का बोझ क्या हो रहा है? नहीं, फ्रांसीसी नियंत्रित क्षेत्रों में बर्डन ऑफ टैक्स लगातार बढ़ाया जा रहा है। नहीं, अगर आप जाकर के देखें सेंसरशिप क्या है, सेंसरशिप क्या है? बढ़ रही है, अर्थात फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? कर्टेल्ड। नहीं, अगेन अगर आप जाकर के देखें तो और क्या हो रहा है? जबरन सैन्य भर्ती, बाय फोर्स रिक्रूटमेंट इन मिलिट्री। अब बातें समझ में आई या नहीं? इसका मतलब यह हुआ कि कहीं न कहीं उन्होंने क्या महसूस किया? फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के खतरे को महसूस किया। उन्होंने यह महसूस किया कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी जो हैं, वो नेशनलिज्म के नाम पर, रिफॉर्म के नाम, प्रोग्रेसिव रिफॉर्म के नाम पर बेसिकली वे इंपीरियलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो जिस चेंज के हार्विंगर के रूप में, हार्विंगर ऑफ चेंज के रूप में इनिशियली देखा गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी को यूरोपियन क्षेत्रों में, फ्रांस के पड़ोसी देशों में, अब उनको लेकर सस्पिशन होता है और लगता है कि नहीं, वे हार्विंगर ऑफ चेंज नहीं है। दरअसल यह वे फ्रेंच इंपीरियलिस्ट हैं जो अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, चेंज के नाम पर, रिवॉल्यूशन के नाम पर, प्रोग्रेसिव रिफॉर्म के नाम पर। नहीं, और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो इसके कारण ऑटोमेटिकली क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रोग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव का जो एट्रैक्शन है, ये एट्रैक्शन क्या होगा? यह एट्रैक्शन कमजोर पड़ता चला जाएगा। अब गौर कीजिए, और जब यह एट्रैक्शन कमजोर पड़ेगा, when attraction towards the French administrative reform will weaken, when it will lose its attraction, तो उस स्थिति में क्या होगा?
एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट आकार ग्रहण करेगा। एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट इमर्ज करेगा, और यह जो एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट है, यह एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट क्या करेगा? ऑब्वियसली यूरोप में नेशनलिज्म के हार्बिंगर के रूप में सामने आएगा। इसके कारण अगर आप जाकर के देखें तो क्या होगा यूरोप में? राष्ट्रवादी चेतना का उभार होगा। तो अगर आप जाकर के देखें यूरोप में नेशनलिज्म का जो इमरजेंस होता, उस इमरजेंस में फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी का रोल पॉजिटिवली भी रहा है और निगेटिवली भी रहा है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से उसने क्या किया है? यूरोपियन नेशनलिज्म के इमरजेंस को शेप अप करने में अहम रोल प्ले किया है। ये बातें समझ में आई? तो ये चैप्टर पढ़ा तो आप सबने होगा, लेकिन क्या इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की? बतलाइए। और क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस स्ट्रक्चर को बुक में आइडेंटिफाई करते तो एक बार जितना समय लगे दूसरी बार चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी? नहीं? और जब ये समझ विकसित हो जाएगी तो डिफरेंट जगहों पर नेशनलिज्म के इमरजेंस के कंटेक्स्ट में इस अप्रोचेज से हम देख सकते, इस एंगल से हम देख सकते हैं, इस एंगल से हम विचार कर सकते। नहीं? तो कुल मिलाकर के हैं 2 पेज, ये 2.5 पेज, लेकिन बुक में 5 पेज के रूप में है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चाहे 8 घंटा लगे चाहे 10 घंटा लगे, स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया है। 2 से 3 दिन ऐसा काम करूंगा, आप ध्यान रखें, पूरे के पूरे पढ़ने का तरीका आपका बदल जाएगा, रटने का दबाव कम हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी, और सबसे महत्वपूर्ण है थॉट प्रोसेस का डेवलप होना। सबसे महत्वपूर्ण है आप सोच सकने की स्थिति में हो, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखें, फर्क को समझें। 2 धारणा है, 2 धारणा है। एक धारणा है आई एम सो आई थिंक। नहीं? और दूसरी धारणा है आई थिंक मतलब मैं हूं इसीलिए मैं सोचता हूं। मर जाऊंगा तो सोचूंगा, अभी गिर जाऊं नहीं तो सोचूंगा, सोच पाऊंगा नहीं? क्या गिर सकते हैं? कलाम साहब याद है ना? कलाम साहब की मौत कैसे हुई? लेक्चर देते हुए। और अब तो कलाम साहब की मौत के बाद आश्चर्य लगा, लेकिन कोविड के बाद तो आप देखेंगे बैटिंग करते करते लुढ़क जाते हैं, नहीं डांस करते करते लुढ़क जाते हैं, गाना गाते गाते लुढ़क जाते हैं।
जीवन की ब्यूटी तो इसी में है। नहीं, कई बार हम खड़े खड़े लुढ़क जाते हैं और कई बार लुढ़कते लुढ़कते खड़े हो जाते हैं। नहीं, ऐसा भी होता है। नहीं, 1900 मेरे ख्याल से 43-44 के आसपास की बात होगी। गांधी फास्ट अनटू डेथ पर गए और चर्चिल उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, समझे। तो चर्चिल चाहते थे कि गांधी मर जाए, क्योंकि गांधी ने नाक में दम कर रखा था, समझे। अब अंतर समझिए, जहां ब्रिटेन चाहता था कि सावरकर जिंदा रहें और उसके लिए उनको पेंशन देता था, वही ब्रिटेन चाहता था कि गांधी मर जाए। तो गांधी मर जाए तो उसने पूरा तैयार करके रखा एक हवाई जहाज, फूल वूल से सजा करके इंस्ट्रक्ट कर रखा कि गांधी मरे और एकदम राजकीय सम्मान के साथ उनको विदा करना है, समझे। गांधी को आभास हो गया कि ब्रिटिश शासन प्रतीक्षा कर रहा है कि वे मर जाएं। तो अक्सर मैं कहता हूं गांधी ने अनशन तोड़ दिया और इस तरह गांधी ने मरने से मना कर दिया। तो चर्चे बूढ़ा भारी नौटंकीबाज भी था क्या? भगवान वैसा अवसरवादी सबको बना है, समझे। हमेशा ध्यान रखें, एक पंक्ति, जिसको न निज गौरव निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। ठीक है। तो जब राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में होती है, समाज के परिप्रेक्ष्य में होती है, तो गर्व जो है वो पॉजिटिव फिनोमेनन होता है। ठीक है। लेकिन जब इंडिविजुअल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो गर्व को पॉजिटिवली नहीं लिया जाता, घमंड के अर्थ में लिया जाता, निगेटिवली लिया जाता। इस डिफरेंस को हम समझें। नहीं, यहां पर महत्वपूर्ण क्या है? अगर मैं कहूं आई एम सो आई थिंक, तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? मेरा होना या फिर मेरा सोचना? तो यहां पर महत्वपूर्ण है मेरा होना। आई थिंक सो आई एम, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। यहां पर महत्वपूर्ण क्या है? इंपॉर्टेंट है मेरा सोचना, ना कि मेरा होना। सोचना क्यों महत्वपूर्ण है? नहीं, सोचना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि
मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। और सोचना किसका प्रमाण है? सिंस ही इज थिंकिंग, his thinking, his thought, proof of his prudence, उसके विवेक का प्रमाण है। क्या प्रमाण है? उसके विवेक का प्रमाण है। बातें समझ में आ रही नहीं? तो इसका मतलब यह है कि अगर हम सोचते नहीं हैं तो हमारा होना ना होना मायने नहीं रखता है। इट डजंट मैटर इफ वी आर ब्रीदिंग बट वी आर नॉट थिंकिंग, क्योंकि ये विवेक ही है जो मनुष्य और पशु के बीच के फर्क को जन्म देती है, मनुष्य को पशु से डिफ्रेंशिएट करती है। तो अगर आप सोचते नहीं हैं, अगर आप सोचने में सक्षम नहीं हैं, तो आपका होना ना होना मायने नहीं रखता है। इस फर्क को समझिए। तो इसलिए मैंने कहा कि ये चीजें जो हैं वो आपके लिए जरूरी हैं। मैंने आपके सामने इसी चीज को रखने की कोशिश की। पढ़ने के तरीके को बदलें, बी पेशेंट, बी पेशेंट। आपने पहली बार पढ़ा 5 घंटा लगा, दूसरी बार पढ़ रहे हैं 4.5 घंटा लग रहा है। इसका सिंपल मतलब है यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, ठीक है। पढ़ने की अहमियत तब है जब पहली बार 5 घंटा लगे तो दूसरी बार 1 घंटे में खत्म करें, तीसरी बार जब रिवीजन कर रहे हैं तो वो आधे घंटे में खत्म हो। और ये मैं थ्योरी की बात नहीं कर रहा, जाइए आप, मैं आपको सजेस्ट कर रहा, यूपीएससी का ये हिस्ट्री के सिलेबस को आप आइडेंटिफाई करें। यूपीएससी मेंस में हिस्ट्री का जो सिलेबस दिया गया है और हिस्ट्री के उस सिलेबस को आप देखें, हिस्ट्री पेपर 2 पार्ट 2 जो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री है, पेपर 1 में पार्ट 1 एंशिएंट है, पार्ट 2 मिडाइवल है, पेपर 2 में पार्ट 1 जो है मॉडर्न हिस्ट्री है और पार्ट 2 जो है वह आपको वर्ल्ड हिस्ट्री है। और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है अगर आप जाकर के देखें तो रेनेसां से शुरू होता है और 1990 पर आकर के खत्म होता है, समझे। और पूरे के पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री के क्लास नोट्स को, पूरे के पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री का जो हमारा क्लास नोट्स था या मटेरियल था अपना, उसको हमने 30 मिनट के अंदर कवर किया था रिवीजन। जो पेपर 1 और पेपर 2 के बीच गैप होता है 1 घंटे का, तो वहीं एग्जामिनेशन सेंटर पर बाहर बैठ करके आधे घंटे में पूरे के पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कर गया। जो कॉपी लगभग इतनी मोटी होगी, इतनी मोटी कॉपी थी। और इसके पीछे आइडिया क्या था, मतलब मेरे पुराने मटेरियल को आप देखेंगे, कभी मैं नहीं होगा तो मैं कोशिश करूंगा अगर हिंदी वाला मटेरियल मेरा यहाँ पर उपलब्ध होगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब जहाँ पर सीख सकते हो।
हमारा जो पुराना मटेरियल था, इनफैक्ट हमारा एक मित्र है, बहुत एक क्लोज फ्रेंड, आईआईटी खड़गपुर से था। तो जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो इंडिया अगर विजिट होता है तो वो कोशिश होती है कि हमसे मिले, और हमारी कोशिश होती है उससे मिलने की। तो वो एक बार आया हुआ था, उस समय तक अमेरिका जा चुका था। तो उसने हमको सजेस्ट किया कि सर्वेश, मटेरियल जो तैयार करवाते हो, तो अगर ये पेज का शेप है, अगर ये पेज का शेप है तो इसको ब्लैंक रखो। ठीक है, और यहां पर जो है, जो टॉपिक्स हैं वो मटेरियल्स यहां पर हो। ठीक है, और इसलिए हमारे जो मटेरियल हमने तैयार करवाए थे, तो मटेरियल जो तैयार करवाए थे 2/3 एरिया कवर्ड था पेज का, और 1/3 एरिया ब्लैंक हुआ करता था। ठीक है, और इसके पीछे आइडिया क्या था, मतलब ये जो अभी आज हमने आपके साथ डिस्कस किया है, ये सारी चीज़ें जो डिस्कस आपके साथ की हैं, इस डिस्कस करने की एक कहानी है। और इस डिस्कस करने की कहानी क्या है, इस वीडियो को मैं अपलोड भी करवा दूंगा। इस डिस्कस करने की कहानी क्या है मैं आपको बतला दूं। तो अभी प्री की तैयारी के समय कुछ बच्चों को जानने का मौका मिला, कुछ बच्चों से मिलने का मौका मिला, ये देखने का मौका मिला कि वो कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जब उस पढ़ने के तरीके को हमने देखा तो मुझे ये लगा ये पढ़ने का तरीका है जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। पढ़ने के इस तरीके के कारण प्रेशर को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। कई बार लगता है चीज़ें ब्लैंक जा रही हैं, अदर रीजन भी हैं, केवल यही रीजन नहीं। ठीक है, तो हमें यह लगा कि हमें इस पहलू पर विचार करना चाहिए, एक बार आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। ये नहीं सोचा था कि आज ही मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही थी, और बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही थी। तो आज जब सुबह पहुंचा, तदपि डिस्कस अभी हमारा वो टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि सोशलिज्म और लिबरलिज्म के जो कन्फ्लिक्ट हैं, कैपिटलिज्म के जो कन्फ्लिक्ट हैं, उसने 20th सेंचुरी के वर्ल्ड को कैसे सेपअप किया है, और एंड ऑफ कोल्ड वॉर की पृष्ठभूमि में, यूएसएसआर के विघटन की पृष्ठभूमि में नियो इकोनॉमिक लिबरलिज्म कैसे इमर्ज कर रहा है। ठीक है, तो इस पहलू को अभी डिस्कस करना है। लेकिन आज पढ़ते हुए हमें लगा कि नहीं, आज इस आइडिया को आपके साथ डिस्कस करूं, शायद इसका फायदा आपको मिलेगा, यू विल बी बेनिफिटेड। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज का क्लास आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेटिव आपकी पर्सनालिटी के लिए भी, ट्रांसफॉर्मेटिव जो है वो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ट्रांसफॉर्मेटिव जो है लर्निंग और प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में डेवलप कर सकता है जिसकी अपनी थिंकिंग हो, और जो हमेशा थॉट प्रोसेस में रहे, सोचने और विचारने की प्रक्रिया में रहे। तो ये जो गैप दिया था, मैं ये इंश्योर करूंगा कि कल ही मैं अपने उस मटेरियल को डिमॉन्स्ट्रेट करूं आपके सामने, समझे। तो इसके पीछे सोच यह थी कि ये जो पॉइंट और सब पॉइंट करते हैं, तो उस पेज में जितने पॉइंट और सब पॉइंट हैं यहां पर हाईलाइट किए जा सके।
ताकि आगे कभी भी पढ़ना हो उसको, आगे कभी भी पढ़ना हो उसको, तो उसको हम पॉइंट सब पॉइंट के जरिए हम आसानी से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हम पेज पलट सके रिवीजन के क्रम में। अब बातें समझ में आई? अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो चूंकि जहां हमने पॉइंट हाईलाइट कर रखा है उसके इनर पार्ट में उसका डिस्क्रिप्शन मौजूद है, तो रुक करके उस डिस्क्रिप्शन में हम चले जाएंगे। अब बातें समझ में आई या नहीं? नहीं? जबकि आप में से कई लोगों के क्लास नोट्स जब मैं पलटता हूं तो मैं ये देखता हूं कि पिताजी का पैसा सारा जो है कॉपी के जरिए ही बचाने की कोशिश करते हैं, कोई हाशिया नहीं। चौथाई कहते हैं ना छोड़ना, ठीक है? क्या राखी वेरीफाई कर रही थी? अरे वो मेरी नजरें बहुत दूर तक जाती है, समझे? तो ये चीज जो है, मतलब चौथाई छोड़ने के लिए कहा गया है तो उसका एक विजन है नहीं? और इसका एक और एडिशनल फायदा है कि कल अगर कोई नई चीज आती है, कहीं पढ़ने पर नई चीज मिली, तो आप उसको यहां ऐड ऑन भी कर सकते। दूसरा, उसी मटेरियल को पढ़ने के क्रम में कई बार क्या होता है, जब हम पढ़ रहे होते तो नए आइडिया क्लिक करते हैं नहीं? तो अगर नए आइडिया क्लिक करते हैं, नए प्रश्न क्लिक करते हैं, तो हम वहीं पर इंडिकेट कर देंगे। चीजें हमारे लिए आसान होंगी या नहीं? तो यही वह कंटेक्स्ट था जिस कंटेक्स्ट को मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। और मैं ये चाहूंगा कि जितने का स्ट्रक्चर आप कहेंगे तो एक चैप्टर पूरा मैं एक स्ट्रक्चर करवा दूंगा। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं जल्दी में नहीं हूं, लगता है जल्दी में हूं। पर्याप्त समय हमारे पास है, आप लोगों के पास समय का अभाव होगा। किन्हीं को 6 महीने का समय दिया गया होगा, किन्हीं को साल भर का समय दिया गया होगा, किन्हीं को 2 साल का समय दिया गया होगा। मेरे पास पर्याप्त समय है और मैं पर्याप्त समय लेता हूं नहीं? अरे उसी 6 महीने, साल भर, 2 साल में मन हुआ है, मन हुआ नहीं है, क्या निधि? मन हुआ ऑनलाइन, मन हुआ ऑफलाइन, मन हुआ टहलते हुए, हांफते पहुंच रहे हैं, क्या पल्लवी ना? या अंशिका की तरह जो है मन हुआ, कभी मार्केटिंग के लिए चले गए, कभी घूमने चले गए, कभी। तो इस चीज को समझिए। आज इतना ही रहने दें, ठीक है? कल मैं आगे चर्चा करूंगा और हर हालत में सबकी बुक कल मैं पलट करके देखूंगा कंपल्सरली।